उषा की सहेली स्वाति उसके घर के पास ही पड़ोस में रहती थी। घर साथ साथ होने के कारण दोनों की गहरी मित्रता थी। अचानक स्वाति ने अपने पति की प्रताड़नाओं से तंग आकर अपना अंत कर लिया। इस खबर ने उसे आज अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कई बार हंसता मुस्कुराता चेहरा अपने पीछे कितने दर्द और घुटन दबा रखता है। उषा ने भी तो कितना दर्द सहा था। इसका एहसास उसने तो कभी किसी से होने ही नहीं दिया था। उषा अपने अतीत की गहराइयों में खो गई। उषा बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की थी। अपने अंतर्मन की बातें वो कभी किसी से ना कहती। साथ ही वो बहुत ही सुंदर, सुशील और समझदार थी। लेकिन उसकी नियति उसे कहाँ लेकर गई, सोचकर ही उषा की पलकें गीली होती जा रही थी। उसके चेहरे में अपना ही चेहरा नजर आने लगा था। कैसे सह गई वो सब। उषा आज अपने अंतर्मन से ही सवाल किए जा रही थी। सवाल जवाब में एक फिल्म की भांति सब आंखों के सामने चलने लगा था। उषा प्यार, सहयोग, सम्मान जैसे शब्द के मायने तो ब्याह के बाद भूल ही गई थी। जान पाई थी तो बस पति की मार, तिरस्कार, धुतकार और अपमान। अभी उसकी पढ़ाई खत्म भी नहीं हुई थी कि घर वालों के लिए उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। 18 की उम्र तक उसकी सभी चचेरी बहनें ब्याह दी गई थी। उषा का परिवार शहर के सबसे नामी और प्रतिष्ठित परिवार में से था। नामी और प्रतिष्ठित होने के कारण बराबरी का रिश्ता न मिल पाना भी एक समस्या सा बना हुआ था। उषा के पिताजी को उनके एक मित्र ने रिश्ता बताया। लड़का सरकारी विभाग में अफसर था जो 28 बरस का था और उसकी उम्र सिर्फ 19 थी। उसकी शादी आनन फानन तय कर दी गई। उसके बीएससी के फाइनल एग्ज़ाम भी शादी के बाद हो जाएंगे कहकर उसे उसके आगे की पढ़ाई न रोकने का आश्वासन दे दिया गया और अगले ही महीने उसकी शादी भी कर दी गई। उषा सारे रस्मों रिवाज के बाद ससुराल भी आ गई। ससुराल में हफ्ते भर रहने के बाद एग्ज़ाम के लिए वह वापस मायके आ गई। एग्ज़ाम और मामा के बेटे की शादी में 3 महीने बीत गए। उसके घर में माँ, पिताजी और 2 भाई थे। एक दिन उसकी अचानक ही तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर को दिखाने पर उसे उसके माँ बनने की खबर मिली। उसे माँ बनने की इस खबर ने एक अजीब सी खुशी तो दी, लेकिन अपने सपने धुंधले होते नजर आने लगे। उषा का पति पवन इस खबर को सुनते ही खुशी से फूला नहीं समाया और उससे मिलने ही आ गया और अपने साथ लेकर वापस चला आया। पवन सरकारी आवास में ही रहता था। उसके साथ 1-2 नौकर भी थे। सरकारी काम होने के कारण उसे बाहर भी जाना पड़ता, इसीलिए उसे वक्त कम ही मिलता था। इसीलिए उषा की देखभाल के लिए उसकी सास मीरा देवी साथ रहने आ गई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब उषा 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और किसी तरह एमएससी पूरी भी कर ली। उसका मन था कि वो आगे पीएचडी कर ले, लेकिन 2 छोटे बच्चों को संभालने का दायित्व बताकर पीएचडी करने का ख्वाब उससे छिन गया। अब वह घर और बच्चों को संभालने में लग गई थी। इसी बीच पवन का स्थानांतरण दूसरे जिले में हो गया और वे लोग नई जगह आ गए। पवन देर रात जब काम से लौटता तो डिनर के बाद थोड़ी शराब भी पीता था और उसे भी साथ देने को कहता और उसके मना कर देने पर मुस्कुराकर कहता, तुम पियोगी तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। पवन की बातों से या व्यवहार से उसे असंतुष्ट होने का संशय मात्र भी अंदेशा अब तक नहीं था। नई जगह पर आने के कुछ ही दिनों बाद पवन के व्यवहार में उसके प्रति बदलाव आने लगा। उसने इसका कारण यहाँ की अत्यधिक व्यस्तता ही समझ स्वयं को दिलासा देना ही उचित समझा और कुछ ही दिनों के बाद उसका व्यवहार उषा के प्रति पूरी तरह से बदल गया। किसी बात पर नाराज होने पर गरम चाय, खाना, पेपरवेट, पानी, शराब जैसी चीज़ों का
उसके ऊपर फेंक देना अब पवन की आदत में शामिल हो चुका था। अक्सर वजह बेवजह उसके हाथ उषा पर उठने लगे थे। वह कारण जानने का जब भी प्रयास करती तो दो चार थप्पड़ खाती और खामोश हो जाती। एक रात वह सारे काम खत्म करके अपने बच्चों को सुला ही रही थी कि कॉल बेल बजी। बाहर जाकर देखा तो पवन शराब में बुत उसे 1000 गालियां दिए जा रहा था। वह आगे बढ़कर उसे संभाल कर बेड तक ले आई, उसके जूते निकाले और नशा उतरने के लिए कॉफी भी ले आई। पवन ने सुबह पूरे होशो हवास में उसे मायके चले जाने को कहा। वह अकारण बच्चों के एग्जाम के बीच मायके जाने को उचित नहीं समझ पा रही थी और वैसे भी 8 वर्ष की शादी में चचेरे भाई बहनों के विवाह के अलावा कभी गई ही नहीं थी। फिर कैसे आज? और उसने न ही जाने का निर्णय सुरक्षित कर लिया था। अब तक उषा का उससे मार खाना, तिरस्कार सहना उसकी नियति बन चुकी थी और उसे अब घर के नौकरों के सामने बेवजह अपने पीटे जाने पर शर्म भी नहीं आती थी। रोज रात शराब पीने के बाद घर में हंगामे का होना आम बात हो चुकी थी। दोनों बच्चे सहमे से रहने लगे। एक रात वह अपने पति का इंतजार करते करते बच्चों के पास ही सो गई और ये सोचा कि किसी कारणवश वह शायद ऑफिस में ही रुक गया होगा, जैसा कि किसी जरूरी कारण से वह करता भी था। और सुबह जब वह अपने कमरे में पहुंची तो देखा पवन उसके ही विभाग की एक महिला के साथ हम बिस्तर है। उषा के पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। उसके जिस्म के एक एक घाव उस पर उसकी समझ पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे और बीते सालों के हर सवाल का जवाब भी उसके प्रत्यक्ष ही था। वो झट से बाहर आ गई और खुद को संभालते हुए बच्चों को तैयार कर स्कूल को भेज दिया। बिना किसी शर्म, झिझक या किसी भी गलती के एहसास से कोसों दूर दोनों ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठकर उसे किसी नौकर की भांति आदेश दिए जा रहे थे। वह भी किसी स्वामी भक्त नौकर की भांति सेवा में थी। टेबल से उठते ही पवन ने उषा से कहा, तुम मायके चली जाओ, मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं मायके नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मायके में मैं अपने घर वालों से आने का कारण क्या बताऊंगी? आपकी ही इज्जत पर धब्बा लगेगा। उसका इतना कहना ही था कि पवन ने उसकी पिटाई कर दी और जब थक गया तो किसी मरे हुए जानवर की तरह उसे खींचते हुए घर के बाहर लाकर उठाकर पटक दिया और कहा, ना जाने का बहाना बनाती है और मुझे इल्ज़ाम देती है। तभी घर का एक नौकर सेवा उसके बचाव में पवन के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि साहब जाने दीजिए, मेम साहब को बहुत चोट लग गई है, साहब माफ़ कर दीजिए। अभी कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो अभी बात उसकी पूरी भी ना हुई थी कि वह महिला बोली, पवन अब रहने भी दो ना, मान जाएगी ना ये औरत आपकी बात, इतनी मार कम नहीं थी और अब ऑफिस के लिए भी हम लेट हो रहे हैं। उस साधारण सावले रंग की अनाकर्षक महिला ने कहा। उषा अब तक उसका नाम भी नहीं जान पाई थी। शाम को जब पवन वापस लौटा तो उसने कहा, मुझे यहीं रहने दें, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए, मैं आपके खुशियों में बांधा नहीं बनूंगी। इतना कहते ही पवन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दोनों बच्चे रोते और डरे हुए आकर उषा से लिपट गए और पापा माँ को नहीं मारो, प्लीज मत मारो, ऐसा कहने लगे। अब पवन का हाथ बच्चों पर भी उठ गया था। पवन ने दिसंबर की ठंड रात में उषा को दोनों बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तेरे लिए इस घर में कोई जगह ही नहीं है। वे तीनों दरवाजे पर बैठे ठंड से कांपते रहे। सुबह जब नौकरों ने दरवाज़ा खोला तो उषा अंदर आ पाई। ठंड की वजह से बेटी बुखार के चपेट में आ गई थी। बेटी को दवा दी। शाम को जब पवन घर लौटा तो घर खाली दिखा। पूछने पर पता चला कि बेटी की तबीयत खराब है। वे तीनों एक ही कमरे में बैठे थे। पवन
उस कमरे तक आ पहुंचा था और उसे देखने के बाद बच्चे फिर मार या घर से निकाले जाने के भय से कांपने लगे। लेकिन वो आज माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। ना जाने कहाँ का पाप मेरे सर पर सवार हो जाता है, जो मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी ही पत्नी के साथ कैसा अन्याय करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। उषा को आज लगा जैसे एक पल को दुनिया ही बदल गई। पवन ने खाना भी उसी कमरे में मंगवाया और सभी साथ खाकर सो गए। सुबह सुबह खुश होकर वह ऑफिस भी गया। एक हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल रहा। उषा को लगने लगा कि चलो, कि शायद अब ईश्वर को मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस आ गया। शनिवार की शाम माया, जो वही महिला थी, अपनी कर्कश वाणी से पवन पवन पुकारते उसके बेडरूम तक आ पहुंची थी। वह उसे देख स्तब्ध रह गई। उसने उषा से बड़ी ही बदतमीजी से पेश आते हुए पूछा कि तुम अभी तक अपने बच्चों को लेकर गई नहीं? कब छोड़ोगी हमें? सर दर्द बन गई हो, दुश्मन हो तुम हमारे सुख चैन की। उषा ने भी उसका जवाब दिया, मैं या तुम हमारी जिंदगी में जहर बनी हो। हमारी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है तुमने। और तभी हाथ में शराब का ग्लास लिए पवन आ पहुंचा और उस पर बदतमीजी से बात करने का आरोप लगाते हुए ग्लास की शराब उसके मुंह पर फेंक दी और उषा को माफ़ी मांगने को कहने लगा। उसके मना करते ही वह उसे बुरी तरह पीटने लगा। अब तक उषा अपने सारे सवाल के जवाब खुद ही पा चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ दो ही विकल्प थे। एक कि वह सब सहती रहे, दूसरा सब छोड़कर भाग जाए। लेकिन वह अपने माँ, पिताजी और भाइयों को किसी तरह का दुख नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उसने सब सहने का रास्ता ही चुना। अब उसके घर की कहानी हर जुबान पर थी। अब उसे किसी से भी शर्म भी नहीं आती थी। वह सबको अपनी नियति मानकर खुद में सहने की हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ाने में जुट गई। और अब उसके शरीर पर पवन के साथ माया भी हाथ साफ करने से ना चूकती थी। अब तक किसी को उसके हाथ पांव टूटने या मरने का भी खौफ ना रहा। नौकरों को उसके पास न जाने और दवा न देने की सख्त हिदायत थी। वह दर्द में कई कई दिन कराहती रहती। दवा और देखभाल के नाम पर सिर्फ जिल्लत ही मिलती थी। शादी के अब तक 10 वर्ष भी बीत चुके थे। सब झेलते, लोगों के सामने झूठ बोलते, अपने जख्मों को सबकी नज़रों से छुपाते, बच्चों की सहमी जिंदगी को देखते, इन सबको वह अपनी नियति मान चुकी थी और ये तसल्ली भी दे चुकी थी कि इससे मेरी मुक्ति नहीं है और एक दिन वह अपने ही पति के हाथों जान गंवा बैठेगी। लेकिन इन सबके बीच एक ही उम्मीद थी जो उसे अंदर ही अंदर सबका सामना करने की शक्ति देते जा रही थी। वो थी उसके बच्चों का भविष्य और फिर उसके छोटे छोटे बच्चों को अभी उसके सहारे और देखभाल की भी बेहद ज़रूरत थी। जबकि उसका शरीर मार खा खाकर उसका आदी हो चुका था। इतनी प्रताड़ना के कारण उसका रंग, रूप, उसकी सुंदरता, उसकी काबिलियत सब धरी की धरी रह गई थी। आज उषा के पिताजी का फ़ोन आया था कि भैया की बेटी की शादी है, कार्ड भी जल्दी ही पहुंच जाएगा, सभी को आना है। उसने पवन से बताया। पवन ने कहा, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूँ। तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ हो आओ, बच्चों के साथ तुम्हारा भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसने भी 2-3 दिन में ही लौट आने की सोचकर पैकिंग कर ली और अगले ही हफ्ते ड्राइवर के साथ चली गई। शादी के रीति रिवाजों में शिरकत करने पवन भी बाद में आया और ज़रूरी काम का बहाना लेकर 2-3 घंटे में ही वापस चला गया। शादी के सकुशल बीत जाने के बाद पिताजी, भैया ने उससे जिद करते हुए कहा कि उषा, थोड़े दिन और रुक जा, वैसे भी छोटी, तुझे वक्त ही कहाँ मिलता है आने का। दोनों भाभियाँ भी यही कहकर कुछ दिनों के लिए रोक ली। वापस जाते समय पिताजी और भैया को भी किसी काम से दूसरे शहर जाना था और रास्ता उसके शहर से ही होके जाता था। निश्चित ये हुआ
कि हफ्ते भर बाद उसे छोड़ते हुए अपने काम के लिए वे लोग आगे चले जाएंगे। एक हफ्ते बाद उषा और बच्चों को लेकर उसके पिताजी और भैया सब साथ उसके घर आ गए। पिताजी और भैया ने उसे सामान के साथ घर में छोड़ा और बिना पानी पिए ही आगे के शहर की ओर निकल गए। वह अपने कपड़े बदलने के लिए बैग खोलने ही वाली थी कि पवन और माया वहां उसके कमरे में मौजूद थे। उसे देखते ही पवन उस पर चीखने चिल्लाने लगा। तुझे कितनी बार कहा है कि रूम में आने से पहले एक बार मुझसे पूछ लिया कर। उसके कुछ न कहने पर वह उसे खूब पीटा। मारपीट की आवाज़ सुनते ही दोनों बच्चे उसके पास आ गए और दो चार उन दोनों को भी लग गई। आज फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। पवन और माया फिर अपने बेडरूम में चले गए। वह हमेशा की तरह दरवाजे की सीढ़ियों पर बैठी दोनों बच्चों को सीने से लगाए अपने भाग्य को कोसते हुए आंसू बहाए जा रही थी। उसने देखा पिताजी और भैया उसके सामने खड़े हैं। वह अचकचा सी गई और हैरान परेशान झट उठकर आंसुओं को छिपाते हुए दरवाजे को खोलने का प्रयास करने लगी। लेकिन भैया और पिताजी उसे ऐसा करते देख समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या है ये सब। अभी तो सब ठीक ठाक ही छोड़कर गए थे, आखिर ये सब है क्या। आखिरकार उषा के दोनों बच्चे फफक फफक कर रो पड़े और नाना नाना कहते पिताजी से जा चिपके। भैया ने भी उन्हें गोदी में उठा लिया और आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या है ये सब। उसके बेटे ने रोते हुए उसके भैया से कहा, मामा जी, पापा ने मम्मी को बहुत मारा है और पापा अक्सर ही मारते हैं जब भी माया आंटी आती है। पापा और ये काली वाली आंटी बहुत गंदे हैं और इसी के कहने पर हम सब भूखे ही घर से बाहर कर दिए जाते हैं। पानी बरसे ठंड रहे हम बाहर ही मम्मी की गोदी में चिपके रहते हैं और सेवा अंकल चुपके से शॉल और कुछ खाने की चीज़ें लाते हैं। हमें यहाँ बहुत बहुत डर लगता है। यह सब सुनकर उषा के पिताजी और भैया की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके भैया गुस्से में दरवाजे को खटखटाने लगे और जोर जोर से पवन का नाम लेकर बुलाने लगे। दरवाज़ा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे, भैया ने गुस्से में कहा। आज अगर मेरे जरूरी कागजात यहाँ छूटे ना होते तो हमें तो तुम्हारे वहशीपन का पता ही नहीं चलता। हमारे घर में रिश्ता करके हमारे साथ नाम जुड़ने से पूरा तुम्हारा खानदान खुद को धन्य समझता है और तुम मेरे बहन के साथ ऐसा बर्ताव, किसी जानवर से भी बदतर। कहाँ कमी रह गई थी हम में या मेरी बहन से। तुम इतनी नीचता दिखाओगे हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भैया का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने पवन की गाल पर जोर का तमाचा दे मारा। ये देख माया सामने आकर लड़ने लगी भैया से। पिताजी ने जोर की फटकार माया को लगाई और उसकी तरफ देखते हुए उषा से कहा कि छोटी, तुम अपने और बच्चों के जरूरी सामान लो और यहाँ से चलो। हम अब यहाँ एक सेकंड के लिए भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। छोटी, तू इतना सब कुछ क्यों बर्दाश्त करती रही? एक बार हमसे बात करके तो देखा होता। हम इन हैवानों को छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल की हवा खिलाएंगे। तुमने बहुत सह लिया हमारे अनजाने में, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। उषा ने भी अपने सर्टिफिकेट्स और बच्चों के रिजल्ट्स और उनके कुछ कॉपी किताब बैग में डाले और जो बैग लेकर वह लौटी थी वैसे ही बंद कर भैया ने गाड़ी में रखवा दिए। जब वे गाड़ी तक आए तो उसके घर के नौकर और पड़ोसी जो गाड़ी के पास ही खड़े थे, उन्होंने उषा के साथ हो रहे बर्ताव और अत्याचार से भैया और पिताजी को अवगत करा दिया। उसके बाद वे सब को अपने साथ लेकर गाड़ी में बैठ गए। पिताजी उसके बगल में बैठ उसके आंसू पोंछते और खुद भी रोते रहे। भैया बच्चों को संभालते रहे। पिताजी ने ड्राइवर से घर वापस चलने को कहा। थोड़ी ही दूर चलने पर पिताजी और भैया ने एक ही साथ ड्राइवर को पास के ही पुलिस स्टेशन चलने को कहा। वहां पहुंचकर उसके पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की रिपोर्ट लिखवाई। वे वहां के एक बड़े ऑफिसर के घर में गए और सारे हाल विस्तार से बताया।
वो ऑफिसर भी उषा को अपनी बेटी की तरह स्नेह दिए और सभी को बिना जलपान और रात्रि भोजन के आने नहीं दिया। उन्होंने पवन और माया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उषा के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन देकर उन्हें विदा कर दिया। वह रात उसकी जिंदगी की आखिरी काली रात साबित हुई और सुबह की फुटती किरणों के साथ वह हर दुख से मुक्त हो अपने मायके आ गई। कुछ दिनों के केस चलने के बाद उनका तलाक हो गया। प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के केस के कारण पवन पवन को सरकारी नौकरी के पद से हटा दिया गया। उषा ने अपने पिताजी से कहकर दूसरे शहर में नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की। उसने सबसे पहले अपनी पीएचडी पूरी की और यहाँ आकर बच्चों के लिए एक स्कूल खोल दिया। साथ ही दोनों बच्चों की परवरिश में भी कोई कमी नहीं आने दी। वक्त के साथ वह स्कूल के बाद एक गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर स्वयं को व्यस्त रखते हुए हमेशा लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा देने का प्रयास करने लगी और अपने दोनों बच्चों को उच्च पदों पर कार्यरत देखकर उसके आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। उसने स्वयं से वादा किया कि भविष्य में वह किसी भी परेशानी का सामना पूरी तरह से डटकर करेगी। अब वह सशक्त महिला बनेगी, कमज़ोर नहीं पड़ेगी अब। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।